हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर नंबर 6 कस्टम का। एंड सेम प्रोसेस रहेगा, पहले कंसेप्ट रहेगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कंसेप्ट में इलस्ट्रेशंस में इंक्लूडेड रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ सेक्शन, ये पूरे ड्रॉबैक चैप्टर में 2-3 सेक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 1, 74 सबसेक्शन 2 और सेक्शन नंबर 75। ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पढ़ते हैं सबसेक्शन 1 74 में आते हैं कि जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं 74(1) और 74(2) में क्या क्या डिफरेंसेस बन रहे हैं हमको वो जाना है। तो सबसे पहले हम 74(1) में पढ़ते हैं कि जो भी गुड्स जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसको आपको यहाँ से ही पढ़ा देते हैं, डायरेक्ट एकदम क्लियर पिक्चर मिलेगा। ओके, एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 1 एंड 3। तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशन है सेक्शन नंबर 74 लगने के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन नंबर 74 क्या है। तो जो भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको एज़ इट इज़ आप अगर क्या कर दिए, एक्सपोर्ट कर दिए, बिना कुछ चेंजेस के, बिना कुछ यूज़ के, बिना कुछ और एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करके अगर आप एक्सपोर्ट कर दिए, तो यहाँ पे जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था वो यहाँ पे आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इतना समझो, बाकी हम पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो सेक्शन नंबर 74 लगेगा उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि जो गुड्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट होने चाहिए, मतलब वो इंडिया में इंपोर्ट होने चाहिए, राइट। और उसमें आपको कस्टम ड्यूटी पे करना है। ऑब्वियसली अगर आप ड्यूटी ही पे नहीं किया इंपोर्ट के टाइम तो आपको क्या ड्रॉबैक मिलेगा, तो ड्यूटी पे होना चाहिए। और गुड्स ईजिली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए जब वो ओरिजिनली इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एकदम ईजिली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। उसके बाद जो है गुड्स वो एक्सपोर्ट के लिए एंटर होना चाहिए, थ्रू सी या एयर होना चाहिए, या कोई लैंड से होना चाहिए, या बैगेज से होना चाहिए, या पोस्ट से होना चाहिए, कैसे भी, मतलब आपका गुड्स इंपोर्ट होना चाहिए, उसमें आप कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, इसमें जो गुड्स हैं आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, एंड उसका एक्सपोर्ट होना चाहिए। एक्सपोर्ट चाहे वो सी से हो सकता है, लैंड से होता है, एयर से हो सकता है, पोस्ट के थ्रू हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, और वो प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड गुड्स नहीं होने चाहिए। अगर अगर हमारा जो प्रॉपर ऑफिसर है, मतलब वो जो कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड होते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। और असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर के हिसाब से जो गुड्स है वो आइडेंटिफाइड उनके सेटिस्फैक्शन में होना चाहिए। एंड द गुड्स आर एंटर फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं और उसमें ड्यूटी पे किए हैं, उसके विद इन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके बीच में सिर्फ 2 years का ही गैप रहना चाहिए। 2 years से ज़्यादा है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट 2-3 इंपॉर्टेंट क्या कंडीशन है कि कस्टम ड्यूटी पे होना चाहिए और इंपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद 2 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है। उसके बाद ये आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, सब प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए, इसका एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो जो एक्सपोर्ट गुड है, जो एक्सपोर्ट्स गुड्स हैं जिसमें आपको उनको उसमें आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा अमाउंट इक्वल टू 98%। 98% का आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, मतलब आप जो इंपोर्ट ड्यूटी पे किए थे उसका 98% आपको रिफंड हो जाएगा। द कंडीशन कुड बी अमेंडेड और मॉडिफाइड डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स। सो ऑब्वियसली हमेशा अमेंडमेंट होगा तो 98% ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है सेक्शन 74 इज रिस्टोर्टेड टू वेयर देयर इज एन एक्सेस शिपमेंट और रॉन्ग शिपमेंट और गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ पार्टिसिपेटिंग टू एग्जीबिशन एंड सेंड बैक। ओके, नेक्स्ट टाइम लिमिट फॉर सेक्शन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि अंडर सबसेक्शन 74(1) का क्लॉज भी हमको 2 years तो हमको दिया, हमने पढ़ लिया कि 2 years तक आपको उसको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट में लाया हुआ माल को। क्लियर है? एज इट इज़, उसमें कुछ आपको फर्दर मैन्युफैक्चर नहीं करना है कि उस चीज़ को आपको यूज़ करके नहीं करना है, एज इट इज़ आपको एक्सपोर्ट करना है विद इन 2 years। उसके बाद एक्सटेंशन है टाइम लिमिट में, अगर सफिशिएंट रीज़न अगर हम शो कर रहे हैं तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम है वो 2 years को एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओके आइडेंटिफाई ऑफ द गुड्स। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमने पढ़ा कि हमको जो गुड्स है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, राइट। तो द अथॉरिटी हैज़ टू बी सेटिस्फाइड इन द बिहाफ इन दिस बिहाफ इज असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हमारी अथॉरिटी है, जो कि असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है वो फर्दर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें उनको क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, तो बेसिकली वो कैसे सेटिस्फाई होंगे, तो पहले वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या फिर ऑल्टरनेटिव थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। मतलब वो गुड्स का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, क्वांटिटी वेट देख सकते हैं, मार्क्स या फीचर्स देख सकते हैं, ओरिजिनल पैकेजिंग ऑफ गुड्स देख सकते हैं, ये सब उन लोग देख सकते हैं। क्लियर है?
तो ये उसी के ऊपर लिखा गया है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है, ये सब एक बार वन टाइम रीड के लिए है। तो अब अभी जब पढ़ेंगे इसको एक बार पॉज करके इसको रीड कर लीजिएगा, एग्ज़ाम टाइम आपको रीड करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत होगी, ठीक है, ये वन टाइम रीड है, ठीक है। उसका सेक्शन नंबर 74 है, दैट इज़ पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 74। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस पर्पज़ के लिए कुछ भी रूल्स वगैरह बना सकती हैं, जैसे कि वो एस्टेब्लिश कर सकती है कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स कैसे करेंगे अगर डिफरेंट कंसाइनमेंट में या फिर डिफरेंट एरिया में ऑर्डिनरी स्टोर हो रहा है। तो उसके बाद हमको स्पेसिफाई करना है गुड्स जिसमें विच शैल बी डीम टू बी नॉट कैपेबल, मतलब कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसको हम इजीली कैपेबल नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, या अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो किस मैनर में करेंगे, अ द मैनर एंड द टाइम विद इन विच अ क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक टू बी फाइल, और किस मैनर में और कितने टाइम में हमको ड्रॉबैक की पेमेंट ड्रॉबैक लेने के लिए हमको क्लेम करना है। ये सब हम इस सब रिलेटेड फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं। नाउ 74 सबसेक्शन 2 में क्या बोल रहा है, 74 सबसेक्शन 2 में व्हेन द इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं आफ्टर इम्पोर्टेशन, मतलब हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट किया, ठीक है, हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट किया, इसको पहले हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हाउएवर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर वो गुड्स को आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी की ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगी। वो एक्सेप्शन क्या क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंपोर्टेड गुड्स अगर वो यूज़ हो रहा है तो जो अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक है वो रिड्यूस रेट में मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप यूज़ करके उसको दे रहे हैं। और हाँ, तो लिस्ट ऑफ द गुड्स विच आर नॉट एंटाइटल्ड टू ड्रॉबैक एट ऑल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। तो इसका मैं आपको ये बोलूँगी कि इसका ये नोटिफिकेशन नंबर याद रख लीजिएगा। नोटिफिकेशन नंबर 1965 डेटेड 6 फरवरी 1965 में एक नोटिफिकेशन आया था। वहाँ पे बोला था कि फॉलोइंग चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे ये एक्सेप्शन के बारे में बात किया, वो फॉलोइंग एक्सेप्शन है कि अगर आप उसको यूज़ करें तो उसका वो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो वो कौन कौन से हैं, वो आपका वेयर इन अपीयरेंस से, मतलब अगर आप कपड़े इंपोर्ट कर रहे हो और उसको यूज़ किए हुए उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। टी चेस्ट मतलब पहले वो लकड़ी के संदूक वगैरह रहते थे वो। उसके बाद ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सपोज सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स पास बाय बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर इन इंडिया, और उसके बाद है अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म्स पेपर्स प्लेट्स एंड एक्स्ट्रा फिल्म्स। तो ये दो टाइप के तो आपके फिल्म्स हो गए, एंड ये टी चेस्ट एंड वेयर इन अपीयरेंस है, और ये नोटिफिकेशन नंबर 1965 है, सॉरी 19/65 है। ओके, एंड ये आया भी था 1965 में, ठीक है। तो ये जो है अगर हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, फर्दर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें हमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। हाउएवर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे डायरेक्ट से आपको नहीं आ जाएंगे कि वेयर इन अपीयरेंस हैं तो उसमें यूज़ किए हुए हैं तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा क्या। इसमें आपको बोलेंगे वेयर इन अपीयरेंस है, यूज़ किए हुए नहीं हैं तो इसमें कहाँ पे ड्रॉबैक मिलेगा। देन अगेन आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 74 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ड्रॉबैक मिलेगा, जो कि 98% को आपका ड्रॉबैक मिल जाएगा। उसके बाद फर्दर कुछ रिड्यूस रेट में मिलेंगे। तो ये टेबल है कि किस में हमको रिड्यूस रेट में मिलेंगे। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन एंड डेट व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड। तो जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या बोल रहा है, सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन एंड डेट व्हेन द गुड्स आर प्लेस्ड इन द कस्टम कंट्रोल फॉर एक्सपोर्ट। मतलब आप जब इंपोर्ट किए, राइट, इंपोर्ट करने के लिए पहले आपके पास आए हो तो कंजप्शन के लिए आप फाइल किए होगे। तो जिस दिन आपका होम कंजप्शन के लिए क्लियरेंस हुआ है उस दिन से लेके जिस दिन आप प्लेस करें अंडर कस्टम कंट्रोल फॉर एक्सपोर्ट, उसमें अगर ये फॉलोइंग उतना टाइम गया है तो इतना परसेंट आपको ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है। अगर उन बीच में सिर्फ 3 महीने भी नहीं हुए हैं, पहले हम टाइम देख लेते क्या क्या है। पहले है नॉट मोर देन 3 मंथ, उसके बाद है 3 to 6 मंथ, उसके बाद है 6 to 9 मंथ्स, उसके बाद 9 से 12, 12 से 18, सॉरी 12 से 15, 15 से 18 एंड मोर देन 18, ठीक है। तो 3 मंथ्स का गैप है। और यहाँ पे आपको रेट्स याद करना है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के 95%, 85%, 75%, 70, 65%, 60 एंड नील, ठीक है। तो पहले तक तो 10 है, दैट इज 95%, 85%, 75%, एंड उसके बाद 5% दैट इज 70%, 65%, 60, एंड देन अगर मोर देन 18 मंथ्स के लिए तो उसको आपको नील मिलेगा, वो कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मान ली बस आप टेस्ट किए हैं, यूज़ नहीं किया, बट उसको हम यूज़ मान लेंगे, क्लियर है। उसके बाद मोटर व्हीकल के लिए एक स्पेशल रेट दिया क्योंकि इंटरनेशनल प्रैक्टिस हम चल रहे हैं। तो अगर
कार, अगर कार ये आप जो ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप वो बिना यूज़ किए इमीडिएटली जैसे ही आप इंपोर्ट के वैसे ही आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगेन 98% मिल जाएगा। बट अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो इसमें आपको अगेन इस टेबल के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ये टेबल और वो टेबल आपको याद करके जाना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर एट और पार्ट देयर ऑफ मिलेगा। पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास 3 मंथ्स एंड 20 डेज़ के लिए हुआ है तो हम क्या मानेंगे, सो 3 मंथ को हमारा एक क्वार्टर मान लेंगे, 20 डेज़ को भी हम एक क्वार्टर मान लेंगे, तो टोटल हमारे पास 2 क्वार्टर हो जाएगा। वैसा है पार्ट देयर ऑफ। तो अगर हमारा फर्स्ट ईयर में हमको 4% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ मिलेगा, फिर 3% हो जाएगा, फिर 2.5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, मतलब 4, 3, 2.5 एंड 2 पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ हमको मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे बोल रहे हैं, हाँ यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि बेसिकली 5 मेन, मैं आपको बस इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कितना कौन पड़ेगा। 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को हम यूएसए से मंगवाए थे ऑन 31 जनवरी को। उसमें जो हम कस्टम ड्यूटी पे किए थे वो 30.45 लाख का पे किए थे। और कंप्यूटर कुछ टाइम के लिए काम किया, मतलब ये हमारा 74 सबसेक्शन 2 मतलब हम यूज़ किए हैं वो उसमें आया है। और कुछ टेक्निकल फॉल्ट से वो सिस्टम कम्प्लीटली बंद हो गया। तो जब हमको प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो हमको उसको रिपेयर कराना चाहिए, बट यहाँ पे कोई हमको सॉल्यूशन नहीं मिला। तो इन लोग क्या सोचे कि हम उसको वापस यूएसए रिटर्न कर देंगे, मतलब हम वापस एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली 74 सबसेक्शन 2 का है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या हमको इसमें लगेगा, क्या इसमें हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा क्या। तो हम क्लियर फॉर होम कंजप्शन कब के थे, 31 फर्स्ट को हम मान लेंगे कि, और हम जब उसको वापस यूएसए कब भेजें, ऑन 31 12। ठीक है। तो उनके बीच में कितना दिन है देख लो, 31 जनवरी से लेके 31 12 है, 31 12 है। ठीक है। 31 जनवरी से लेके 31, दैट मीन्स 11 मंथ्स हो रहे हैं क्योंकि 31 जनवरी है तो एक मंथ चला गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, 11 मंथ हो रहे हैं। और ये कंप्यूटर है, ये मोटर व्हीकल नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोर देन 9 मंथ्स बट नॉट मोर देन 12 मंथ्स। तो आपको यहाँ पे 70% की ड्रॉबैक मिल जाएगी। क्लियर है। तो ये इसको ही बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यस हमारा जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हमको मिल जाएगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 74। इसमें हमको इसमें जो कंडीशंस है वो लिख देना है, इजीली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए इंडिया में, और ड्यूटी हमको पे करना चाहिए। उसके बाद अगर वो यूज़ किया हुआ नहीं है तो उसमें 98% मिलेगा। हाउएवर अगर वो, और ये 2 ईयर्स के विद इन हमारा क्या हो जाना चाहिए, एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए। फर्दर 98% तभी होगा जब अगर यूज़ नहीं हुआ है, बट यहाँ पे तो हमारा यूज़ किया हुआ है, देयरफॉर हमको यहाँ पे सेक्शन नंबर 74 ये लग जाएगा। एंड इसमें हमारा 9 मंथ है। और इसमें नोटिफिकेशन नंबर भी हम लिख सकते हैं। एंड सॉरी, नोटिफिकेशन नंबर वो वेरियन अपीयरेंस में था, ध्यान देना, इसमें नोटिफिकेशन नंबर नहीं है। 9 मंथ्स के लिए है, नॉट एज इन 12। तो हमारा जो है 70% लगेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आते हैं री एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ड्रॉबैक ऑफ कस्टम ड्यूटीज एंड रूल्स में आते हैं। तो सबसे पहले रूल्स में आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया है ड्रॉबैक का। ड्रॉबैक मतलब कोई भी आपको इंपोर्ट ड्यूटी वापस मिल रही है, रिफंड मिल रही है, तो वो आपका ड्रॉबैक हो गया। एक्सपोर्ट मतलब कुछ भी प्लेस आउट मीन्स टेकन आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। तो अगर आप जो गुड्स हैं वो आप एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट के हैं तो उसमें आप कैसे ड्रॉबैक क्लेम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो रूल 3 हमारा पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर हम कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय पोस्ट तो उसमें जो भी आउट ऑफ पैकेजिंग और वो पोस्ट होगा उसमें हमको ये लिखना है कि हम ये ड्रॉबैक एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो एक्सपोर्टर है वो डिलीवर करेगा कॉम्पिटेंट पोस्टल अथॉरिटी को एक क्लेम, एक पेस्टाइल फॉर्म में, मतलब एक क्लेम भर के देगा किसको, पोस्टल अथॉरिटी को। मतलब वो अपने पैकेज में लिखेगा कि एक ड्रॉबैक एक्सपोर्ट है, उसके साथ साथ एक एप्लीकेशन मतलब एक क्लेम फॉर्म रहेगा, वो भी भर के वो कॉम्पिटेंट पोस्टल अथॉरिटी को देगा। उसके बाद हम कब मानेंगे कि हम डेट ऑफ फाइलिंग के ड्रॉबैक के लिए, तो जिस दिन हम ये क्लेम फॉर्म भर करके पोस्टल अथॉरिटी को दे रहे हैं, अब जिस दिन ये पोस्टल अथॉरिटी प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम को देगा उस दिन हम मानेंगे कि हमने क्लेम किया है ड्रॉबैक के लिए। ठीक है। हाउएवर अगर हमारी कोई क्लेम जो हमने दिया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ गलत है, तो एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म करेंगे विद इन 15 डेज़। ठीक है, कि वहाँ पे डेफिशिएंसी, उसके लिए कि डेफिशिएंसी मेमो इशू होगा, उसमें हमको 15 डेज़ के अंदर उनको बताना है एक्सपोर्टर को कि तुमने कुछ गलती की है। ठीक है। और वो ऐसा मान लेगा कि क्लेम रिसीव ही नहीं हुआ है। ठीक है।
उसके बाद अगर एक्सपोर्टर सारे रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करके जो इन्फॉर्मेशन गलत है उसको करेक्ट करके विदिन 30 डेज़ वो वापस दे देगा, तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। और जिस दिन ये एक्नॉलेजमेंट इशू होगा उस दिन हम मानेंगे कि उसने क्लेम फाइल किया है। क्लियर है, समझ में आया? ऐसे तो नॉर्मल जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम को मिलेगा उस दिन हम मानेंगे कि उसने क्लेम फाइल किया है, बट अगर वो गलती हो गया तो जिस दिन उसको एक्नॉलेजमेंट इशू किए हैं उस दिन हम मानेंगे। एंड रूल 4 बोल रहे हैं कि रूल 4 यही सेम चीज़ है अदर देन द पोस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उनको शिपिंग बिल में या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में अपनी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी बतानी, क्वांटिटी, और ये भी बताने की जो गुड्स है वो एंटाइटल फॉर ड्रॉबैक है। ठीक है, उसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन भी उनको देना है विथ रेलेवेंट शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट में। और डिक्लेरेशन में ये देना है कि जो एक्सपोर्ट है वो हम क्लेम फॉर ड्रॉबैक के लिए कर रहे हैं अंडर सेक्शन नंबर 74 और हमने ड्यूटीज़ पे कर लिया है। हम जो गुड्स हैं इंपोर्ट किए हैं वो आइदर विथ यूज़ या विदाउट यूज़ कर रहे हैं, विदाउट यूज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद उनको प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम को फर्निश करना है कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री या अदर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। और जो गुड्स मतलब जब गुड्स क्लियर हुए थे इंपोर्ट में तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लगे थे, वो सब डॉक्यूमेंटेशंस, वो सब एविडेंस कि हाँ ये गुड्स इंपोर्ट हुआ था, ये गुड्स आइडेंटिफाइबल है, वो सब के लिए बाकी प्रॉपर ऑफिसर सब चीज़ फर्निश करेगा, प्रॉपर ऑफिसर को सब चीज़ फर्निश करेगा। एंड टाइम लिमिट क्या है, तो जैसे ही क्लेम ऑफ ड्रॉबैक मिल जाएगा प्रेस्क्राइब फॉर्म में उसके विदिन 3 मंथ्स उनको ड्रॉबैक मिल जाएगा। हाउएवर 3 मंथ से एक्सटेंड भी हो सकता है अगर सफिशिएंट कॉज है तो। अगर हमारा असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम एक्सटेंड कर रहे हैं तो फर्दर 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। हाउएवर अगर हमारे प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम एक्सटेंड कर रहे हैं तो फर्दर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन करेगा, तो हमको एप्लीकेशन करना है। अगर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर को, मतलब हमको 3 मंथ का ही एक्सटेंशन चाहिए, तो हमारा जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या लगेगा, 1% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। जो हमारा एक्सपोर्ट का FOB वैल्यू है उसको 1% देना है, या ₹1000 विच एवर इज़ लेस, मतलब ₹1000 तो मिनिमम हमको देना ही है एक एप्लीकेशन अगर हम असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम को कर रहे हैं, ताकि हमारा 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड हो जाए, या फिर 1% ऑफ FOB वैल्यू विच एवर इज़ लेस में। और अगर हमको 6 महीने का एक्सटेंशन चाहिए तो हम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम को एप्लीकेशन देंगे, उसमें हमारा ₹2000 तो मिनिमम है, या फिर 2% ऑफ द FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विच एवर इज़ लेस वो हमको देना है। क्लियर है? ओके। यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये जो उसको अगर उसको ठीक लगा तो ही वो एक्सटेंशन ग्रांट करेगा, नहीं तो वो ग्रांट नहीं करेगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करना है हमको ड्रॉबैक क्लेम के लिए, तो सबसे पहले जो शिपिंग बिल है उसका ट्रिप्लिकेट कॉपी, मतलब 3 कॉपी ऑफ शिपिंग बिल हमको करना है। इसमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी रहना चाहिए जो कि प्रॉपर ऑफिसर किया है ऑफ द कस्टम पोर्ट में एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे गुड्स को एग्जामिन किया जाता है, तो उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी हमको शिपिंग बिल के साथ ट्रिप्लिकेट कॉपी में डॉक्यूमेंट को फाइल करना है। उसके बाद कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री और एनी अदर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट अगेन विच गुड्स वे क्लियर ऑन इम्पोर्टेशन। तो जब हम उसको इंपोर्ट किए हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, तो बिल ऑफ एंट्री वगैरह वो सब, मतलब हम शिपिंग बिल क्यों होता है, शिपिंग बिल एक्सपोर्ट पर्पज़ के होता है, तो पहले हम उसका ट्रिप्लिकेट कॉपी कर देंगे। बिल ऑफ एंट्री क्यों होता है, इंपोर्टेशन के लिए होता है, इंपोर्टेशन टाइम जो बिल ऑफ एंट्री था उसको हमको करना है। फिर हमारा जो इंपोर्ट का इन्वॉइस था, मतलब ऑब्वियसली वो एक इन्वॉइस भी इशू क्या होगा, वो इन्वॉइस, उसके बाद हमने पेमेंट किया था एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, उसका एविडेंस, या तो हमारा बैंक स्टेटमेंट या हमको जो रिसिप्ट चालान हमको मिला होगा वो। उसके बाद हमारा परमिशन फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स व्हेनेवर नेसेसरी, अगर हमको RBI का परमिशन चाहिए, मतलब इन रिस्पेक्ट टू करेंसीज वगैरह में, तो अगर वो नेसेसरी है तो हमको वो भी देना है। उसके बाद हमको एक्सपोर्ट का इन्वॉइस, जो हम इन्वॉइस इशू करेंगे सामने वाले का, पैकेजिंग लिस्ट, उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल का कॉपी या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि प्रेस्क्राइब होगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स हमको फाइल करना है। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 75A, जो कि हमने पोस्ट वाले में पढ़ा था, जिस दिन कस्टम पोर्ट की अथॉरिटी को मिल रहा है हमारा वो क्लेम। ठीक है। इसमें क्या है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन सेल विद द डेट ऑफ अफेक्शन द डेटेड रिसिप्ट स्टैम्प ऑन द क्लेम। तो हमारा सपोज ये क्लेम फॉर्म है, तो जिस दिन डेटेड रिसिप्ट स्टैम्प हमारे यहाँ पे अफिक्स होगा, हमारे इस क्लेम में होगा, तो तब हम मानेंगे कि हमारा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम हो गया है। ऑब्वियसली ये जब स्टैम्प फिक्स होगा, ऑब्वियसली सारी चीज़ होनी चाहिए, मतलब सब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स अगर आ जाएंगे, जो जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहिए था वो सब अगर आ जाएगा, तो जो हमारा अथॉरिटी है वो हमारे पे हमारे रिसिप्ट स्टैम्प
को एफिक्स करेगा एंड उस दिन हम मानेंगे कि हमारा हमने फाइल किया है ड्रॉबैक का क्लेम के लिए। क्लियर है। और अगर डेफिशिएंसी है तो वही हमको उनको बताना है, जो एक्सपोर्टर है उसको बताना है 15 डेज़ में डेफिशिएंसी मेमो इशू करेंगे और वो अगेन 30 डेज़ के अंदर उसको ठीक करके वो करेगा। ठीक है। एंड अगर उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा एंड उस हिसाब से हो जाएगा। क्लियर है। नाउ सेक्शन नंबर 75 दैट इज़ ड्रॉबैक ऑन इम्पोर्टेड मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। तो इसमें इसका 75 का मैं ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्या है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इंपोर्ट। इसमें जो आप इंपोर्ट करेंगे वो आप जनरली रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट करेंगे, उसको यहाँ पे इंडिया में सपोज़ मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट होगा, वो आपका एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं वो एंटायरली डिफरेंट होने चाहिए इंपोर्ट से, और मतलब काफ़ी अंडरगोन, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज होना, उनका शेप चेंज होना, मतलब बेसिकली आपको उसमें प्रोडक्शन, उसमें फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको आपको एक्सपोर्ट करना है। और यहाँ पे अगर आप जो एक्सपोर्ट करेंगे एंड द गुड्स हैज़ बीन एंटर द एक्सपोर्ट, और जो ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस अंडर सेक्शन 51 जो हम पास करते हैं वो पास हो गया, या फिर अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाय पोस्ट तो सेक्शन 84 में जो ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्टेशन है वो अगर पास हो गया है तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा ऑन द ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट, जो कि आपने पे किया था फॉर एक्वायरिंग द मटेरियल। ठीक है। और उसका आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्लियर है। समझ में आया। मतलब बेसिकली इंपोर्ट करना है रॉ मटेरियल या मटेरियल जो भी, उसको आपको उसमें मैन्युफैक्चर फर्दर प्रोसेसिंग करना है एंड देन उसको एक्सपोर्ट करना है। तो उसमें आपको जब आप इंपोर्ट किए थे रॉ मटेरियल तो उसमें जो आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका ड्रॉबैक मिल सकता है। उसके बाद हमको देखना है ड्रॉबैक किस किस केसेस में अलाउ नहीं होगा। तो ड्रॉबैक अलाउ नहीं होगा अगर हमारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू है फिनिश्ड गुड्स का वो लेस देन द इम्पोर्टेड वैल्यू है। मतलब अगर हम जो रॉ मटेरियल मंगाए वो 100 रुपीज़ में हम इम्पोर्ट किए, राइट, और उसको फिर हम मैन्युफैक्चर किए और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाए, और वो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको जो हम एक्सपोर्ट किए तो हम 70 रुपीज़ में किए, मतलब वॉट। तो काफ़ी इसमें इसलिए इस केसेस में होता है अगर हमारा जो एक्सपोर्ट वैल्यू लेस देन द इम्पोर्ट वैल्यू है तो हमारे यहाँ पे क्या नहीं लगता, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 75 में एक कंडीशन है कि जो भी हम एक्सपोर्ट वैल्यू करेंगे कुछ एक सर्टन स्पेसिफाइड रहता है, उतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे कि हमारा जो इंपोर्टेड मटेरियल है उसका 20% वैल्यू एडिशन होकर ही हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। और अगर हमारा उतना तक 20% एडिशन नहीं किया हम हमारे अमाउंट में तो हमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। 20% अगेन बताया नहीं गया है, जस्ट एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसके बाद अगर हमारा जो ड्रॉबैक हमको नहीं मिलेगा अगर हम क्या किए, जो एक्सपोर्ट का गुड है ना, एक्सपोर्ट का गुड्स है, हम मतलब हमने हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, राइट, तो वो हमको पेमेंट करेगा। तो वो जो पेमेंट करेगा वो अभी तक किया नहीं है। और जो फेमा में जो टाइम स्पेसिफाइड है कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपको जो फॉरेन एक्सचेंज मिलने को है अभी तक मिल जाना चाहिए था और वो टाइम अगर चला गया है तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। फर्दर अगर अब वो टाइम चला गया, फेमा में जितना आपको टाइम गिवन है और वो टाइम चला गया, आपको अभी तक आपके पेमेंट नहीं मिले हैं तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, वो तो ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन कुछ मेजर्स भी ले सकती है कि कैसे वो आपसे रिकवरी करे वो सब पैसा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो आपको ड्रॉबैक तो देगी नहीं, प्लस रिकवरी करने के लिए भी ढूंढेगी कैसे वो रिकवरी करे। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो रूल्स बना सकता है इन रिस्पेक्ट की कैसे कितना ड्रॉबैक अलाउ होगा, कैसे ड्रॉबैक अलाउ होगा, कैसे रिकवरी करेगी, ये सब भी हुआ वन टाइम रेडी है। उसके बाद यहाँ पे अगेन रूल्स आ रहे हैं हमारे। रूल्स 2 में हमको ड्रॉबैक का मतलब बताया है एक्साइजेबल मटेरियल, मतलब जिस इनपुट में हमारा एक्साइज ड्यूटी लगेगा, इंपोर्टेड मटेरियल में जिसमें हमारा इंपोर्ट लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। उसके बाद रूल 3 में बेसिकली यही बताया कि किस किस केसेस में अगेन ड्रॉबैक नहीं लगेगा। तो ये बार पढ़ लेना। चलो इसको एक बार पढ़ लेती हूँ। मे बी एमसीक्यू में पूछ सकता है, मे बी नहीं, इतना इंपॉर्टेंट जो मुझे साउंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी गुड्स हैं और वो अगर हम उसको यूज़ कर ले रहे हैं आफ्टर मैन्युफैक्चर तो उसमें हमको नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, हमारा ड्रॉबैक नहीं लगेगा। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, टी चेस्ट अगर हम यूज़ करें एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट तो उसमें हमको ड्रॉबैक मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी गुड्स, अच्छा यहाँ पे इसके ये वाला समझाने के लिए आपको एक चीज़ बताती हूँ जो कि यहाँ पे लिखा है, ये वाले पैरा में लिखा है, मैं बता देती हूँ कि सपोज़ आप 100 यूनिट ऑफ
रॉ मटेरियल मंगाए, ठीक है, पर उसमें से जो आप 100 यूनिट ऑफ मटेरियल मंगाए, 100 यूनिट ऑफ मटेरियल मंगाए, उसमें से आप जो टैक्सेस आपको पे करना है, मतलब सपोज इसमें एग्जाम्पशन है कि फर्स्ट 50 यूनिट में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है, तो सिर्फ आप 50 यूनिट में टैक्सेस पे किए हैं, तो इसमें जो ड्रॉबैक होगा ना, तो आपको सिर्फ इस 50 यूनिट का मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 100 यूनिट का मिल जाएगा। तो वहीं पे यही बोल रहे हैं कि अगर ड्रॉबैक कहाँ पर नहीं मिलेगा, अगर जो सेट गुड्स या प्रोड्यूस्ड है वो उसमें हमने ड्यूटी ही नहीं पे किया है, उसमें हमने ना तो इम्पोर्ट ड्यूटी ना एक्साइजेबल ड्यूटी पे किया है, तो उसमें हमको उसमें हमको ड्रॉबैक भी नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर हम ऑन जूट बेचिन ऑयल यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड, ये वाला जूस या मिस्टा फाइबर, और अगर हमारा जो ये अगर हम कुछ सेट गुड्स हम इन रिलेशन टू एक्सपोर्ट ऑफ जूट यार्न या जूट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स है, मतलब यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स बनाएगा कि वो कितना अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक लेगा, किस रेट से लेगा, कैसे लेगा, वो अपने रूल्स में डिसाइड करेगा। और जो ये रूल्स है उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं कि कैसे वो कंसिडर करेगा, तो बेसिकली ये एवरेज क्वांटिटी लेगा या वैल्यू लेगा, ईच डिस्क्रिप्शन मतलब कहाँ से कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है वही क्वांटिटी, इंपोर्टेड मटेरियल का वैल्यू लेगा, तो उसके बाद कितना ड्यूटी पे कर रहे हैं हम उसका एवरेज अमाउंट लेगा, कि एवरेज अमाउंट, ओके। और अब कितना इसमें ये भी आपको बताना है कि कितना, मतलब कौन कौन से ऐसा इनपुट है जिसमें आप ड्यूटी पे कर रहे हैं, एंड देन वो इनपुट आखिरकार जब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में वेस्ट हो जा रहा है, ये सभी बताना है, एवरेज अमाउंट ऑफ ड्यूटी, ये सब एक वन टाइम रीड है, ठीक है। उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकता है, वो रिवाइज़ कर सकता है जितना अमाउंट या रेट ऑफ ड्यूटी को, जो कि हम रूल 3 में डिटरमाइन करेंगे। रूल 5 बता रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेट फ्रॉम विच द अमाउंट ऑफ, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मतलब इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इसमें बेसिकली यही बोल रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पीरियड बता सकती है अप टू विच एन अमाउंट और रेट ऑफ ड्यूटी डिटरमाइन अंडर रूल 3 और 4 एज द केस में भी शैल बी इन द फोर्स, मतलब वो कब तक, मतलब जब सपोज़ अभी आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आपको रुपीज़ 2000 का ड्रॉबैक मिलेगा, ठीक है। तो रूल 3 में ये डिसाइड किए हैं, और रूल 4 में हमको बताया कि हम इसको एक्सटेंड भी, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है। तो यहाँ पे यही रूल 5 में सबसे पहले तो यही बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले स्पेसिफाई करेगा कि कब तक वो 2000 का ड्रॉबैक हमको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट है ना वो ड्रॉबैक को रेट्रोस्पेक्टिवली भी डाल सकता है। हाउएवर ये एक होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये है कि जब आपने इम्पोर्ट ड्यूटी पे किया, राइट, तो सपोज़ मैं आपको बताती हूँ जुलाई से लेके अभी तक का हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 30% है सपोज़ ये जुलाई है, जुलाई से पहले जुलाई के बाद यहाँ पे हमारा जो ड्यूटी हमको पे करना था वो 30% में भी हमको पे करना है, और पहले हमारा जो था 10% में था। तो अभी जो सितंबर चल रहा है, तो अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ₹2000 ड्रॉबैक रखी है, और अगर उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चार्ज करती है तो वो सिर्फ 30% मतलब जुलाई तक कर सकती है, क्योंकि उससे पहले अगर करेगी तो हमारा जो रेट ऑफ ड्यूटी है वो ही चेंज हो गया है, तो उससे पहले नहीं कर सकती। जब तक हमारा रेट ऑफ ड्यूटी सेम चले हुए आ रहा है, अभी भी 30% है, सितंबर में भी 30% है, तो अगर हमारा रेट ऑफ ड्यूटी सेम चले हुए आ रहा है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली डाल सकती है, तो उससे पहले रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं डाल सकती है। उसके बाद जो प्रोविज़न ऑफ सेक्शन नंबर 16 है वो डिटरमाइन करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बताया कि रूल 6 केसेस वेयर अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक हैज़ नॉट बीन डिटरमाइंड, तो अगर वेयर नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक हैज़ बीन डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स या एनी एक्सपोर्टर विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट रेलेवेंट फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द अमाउंट, ओके। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब तक अगर 3 महीने गुजर, तो मतलब हमको जब यहाँ पे ऊपर वाले में यहाँ पे हमको बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको बताएगा कि कब तक ये स्पेसिफाई होगा। अगर जब हमने अप्लाई किया है फॉर द अमाउंट, हमको पता नहीं है, राइट, तो हम अप्लाई किया अमाउंट और रेट ऑफ के लिए, अगर उसके तो हमने अप्लाई नहीं किया, मतलब हमको अभी तक रेट या फिर अमाउंट पता नहीं चला है, तो अगर उसको उस बात को हुए 3 महीने हो गए और अभी हमको एक्सपोर्ट करना है, इसलिए हमको अमाउंट ऑफ या फिर रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक हमको जानना है, तो हम प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ हमको सारे रेलेवेंट फैक्ट्स बताने हैं, मतलब कितना मटेरियल हमने यूज़ किया, कितना प्रोडक्शन किए, कितना हमको ड्यूटी पे करना है, ये सब हम सब देंगे। और फिर उस हिसाब से जो उसके बाद जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो सच एज मे बी डिफरेंट, और फिर वो डिटरमाइन करेगा कि इतना अमाउंट या रेट ऑफ ड्रॉबैक मिलेगा। हाउएवर अगर हमारा जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम मोर देन 1 प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, जो कि एनी वन, मतलब अब यहाँ पे हमने ऊपर अगर हम एक ही प्लेस को अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट का जुरिडिक्शन लेंगे, बट हाउएवर अगर हम मोर देन 1 करें तो कोई सा भी प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन ले लेंगे,
ठीक है। उसका जो प्रिंसिपल कमिश्नर है वो रेट ऑफ ड्यूटी या अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक हमको बताएगा। उसके बाद प्रोविजनल ड्रॉबैक, तो जब हम एप्लीकेशन किए हैं और एक्सपोर्टर फॉर अप्लाई वेयर मेकिंग एन एप्लीकेशन अंडर दिस रूल एंड एक्सपोर्टर में अप्लाई फॉर ए प्रोविजनल अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक पेंडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक। तो मतलब एक बार प्रोविजनली भी हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर मतलब जो प्रिंसिपल कमिश्नर है, कस्टम कमिश्नर है, हाँ, तो यहाँ पे ये बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर है वो प्रोविजनल अमाउंट के लिए भी क्लेम कर सकता है, और जो प्रिंसिपल कमिश्नर वो है आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन वो अलाउ कर सकता है प्रोविजनली पेमेंट ऑफ अमाउंट, बट वो एक्सीड नहीं होना चाहिए जो अमाउंट क्लेम बाय द एक्सपोर्टर। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल कमिश्नर अपने आप से बोले नहीं बेटा तू ज़्यादा प्रोविजनली ले ले, जितना अमाउंट वो बोला या तो उतना ले लो, इससे कम तो बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि एक वन टाइम रीड करना। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 74 ही होता है, और 75 के कुछ पोर्शन है, बट ये सब आई डोंट थिंक इतने इंपॉर्टेंट है। इसके एक वो 1/3 वाला 80% वो सब इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं कि केसेस वेयर अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक डिटरमाइन इज लो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी एरिया में जो एक्सपोर्टर है, अगर उसको पता चल रहा है कि जो अमाउंट या रेट ऑफ ड्रॉबैक जो कि डिटरमाइन अंडर रूल 3 और ऐसा केस में भी जो कि हम रिवाइज के अंडर रूल 4 फॉर द इज लेस देन 80% ऑफ द ड्यूटी पेड ऑन द मटेरियल्स, मतलब हमने अगर ₹100 मतलब 100 रुपीज़ हमने इंपोर्ट में राइट हम लोग पे किया, तो अगर हमको जो ड्रॉबैक मिल रहा है वो लेस देन 80% है, मतलब हमको सपोज 70 रुपीज़ का ही ड्रॉबैक मिल रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो जो एक्सपोर्टर है ही में एक्सेप्ट वेयर अ क्लेम फॉर ड्रॉबैक अंडर रूल 3 और 4 हैज़ बीन मेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेवेंट फॉर एप्लीकेबिलिटी। तो मतलब यहाँ पे हमने जो ऊपर यहाँ पे नहीं पढ़ा कि वो रूल 3 में अगर हमको रेट डिटरमाइन नहीं हो रहा तो हम 3 मंथ के अंदर एप्लीकेशन देंगे एंड फिर प्रिंसिपल कमिश्नर को, एंड देन फिर वो रेट हमको बताएगा। वो केसेस हैं तो हम वापस नहीं क्लेम कर सकते, चाहे वो 80% से कम हो है या नहीं है। बट अगर वो नहीं है तो हमको एप्लीकेशन करना है प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ कस्टम को, जो कि जुरिडिक्शन है प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट का, वो डिटरमाइन करेगा द अमाउंट या फिर रेट ऑफ ड्रॉबैक, मतलब उसमें हमको सारे फैक्ट रिलेवेंट करना है और कितना हमको अमाउंट या रेट ऑफ ड्रॉबैक मिलेगा, मतलब उसको वापस हम बोल सकते हैं कि अगर 80% से लेस है तो। ठीक है, और यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर मोर देन 1 प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट है तो कोई भी जुडिक्शन चलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर रूल 6 एंड 7। तो जो असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम है वो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम को, तो वो फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकता है, और अगर हम अप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम को, तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर सकता है। इसका एप्लीकेशन फीस होगा हमारा 1% ऑफ द FOB वैल्यू या ₹1000 विच एवर इज लेस, इसका 2% या 2000 विच एवर इज लेस, सेम है हमारा जो हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड, ये वाला प्रोविजन, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं केसेस वेयर नो अमाउंट और रेट ऑफ ड्रॉबैक इज टू बी डिटरमाइंड। तो ये भी रिपीट ही है कि लेस देन वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड या फिर सच पर्सन का वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक अमाउंट। तो जो ड्रॉबैक अमाउंट और रेट डिटरमाइन अंडर रूल 3 वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपर लिमिट मैंने बताया, उससे पहले मैंने आपको वो 80% बताया था। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो 80% बताया मैंने इंपोर्ट ड्यूटी का 80%, हमको अगर उससे भी कम ड्रॉबैक मिल रहा है तो हमको ऐसा वापस प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ द कस्टम को अप्लाई करना है। बट यहाँ पे हमको अपर लिमिट बताया गया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसका मार्केट प्राइस देखेंगे और उसका 1/3 वैल्यू लेंगे, उससे ज़्यादा हमारा ड्रॉबैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको केस स्टडीज़ अगर कोई क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेता है तो इसमें काम आता है। ठीक है, उसका रूल 10 है पावर टू रिक्वायर सबमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। तो हमको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करना है, तो वही सब एकदम क्लैरिकल है कि हमको क्लास या डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल डिसाइड कर देखना है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या क्या यूज़ हो रहा है, उससे करेक्टनेस देखना है, इन्फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो ये सब हमको देखना है। नेक्स्ट सीधे रूल 12 में आ जाओ, दैट इज़ प्रोसीजर फॉर क्लेमिंग ड्रॉबैक ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट।
तो व्हेन गुड्स आर टू बी एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट अंडर द क्लेम ऑफ ड्रॉबैक अंडर दिस रूल, तो अगेन यहाँ पे वही सेम है कि जो पैकेजिंग लेटर है उसमें ड्रॉबैक एक्सपोर्ट रहना चाहिए और ये हमारे पोस्टल अथॉरिटी को हमको डिलीवर करना है अलॉन्ग विद पार्सल या पैकेज या क्लेम हमको फॉर्म ए एनेक्सर 1 में करना है और उसको हमको फाइल करना है। ठीक है, उसके बाद हम कब मानेंगे डेट ऑफ रिसिप्ट, जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कस्टम को ये मिल रहा है। तो जो हमने पढ़ा था सेम वही है, क्लियर है। उसके बाद डिक्लेरेशन टू बी मेड ऑन एक्सपोर्ट्स अदर देन बाय पोस्ट। ओके, अब मैं क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी बन रहा है और ये हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिवीजन पर्पज़ के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं साउंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम में सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉबैक कैलकुलेशन आ सकता है, सेक्शन नंबर 74 के प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं, कुछ सेक्शन नंबर 70 का दैट इज़ 1/3 लेना है, 80% लेना है, वो सब आ सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि बार इसको जस्ट एक 1 टाइम रीड करके जैसे अभी एक वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिए और एग्ज़ाम टाइम ये सब को ना देखिए। ठीक है, तो मैं इसलिए अगर आपको सपोज़ एक्सटेंशन वाला आएगा तो ये सब वही रूल है कि जो एक्सटेंशन के लिए आपको इतना आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना है, ये देना है, बस कुछ चेंजेस है। तो जस्ट इसको 1 टाइम रीड करें। मैं वीडियो को बिल्कुल भी लेंथी नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि हमको क्वेश्चंस भी करना है, उसके इलस्ट्रेशंस इंटरेस्ट के भी हैं काफ़ी। ठीक है, और ऐसा नहीं हो कि ये सब चीज़ पढ़ने के चक्कर में हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो छूट जाए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक आई वुड सजेस्ट कि सेक्शन नंबर याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक, इसका एक क्वेश्चन अगर आपको ड्रॉबैक से क्वेश्चन आ रहा है तो एक 40% या 50% चांसेस है इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये बात पढ़ते हैं इसको। ओके, तो मैंने पूरा समरी बना लिया है और एक एग्जाम्पल भी आपको मैं समझा दूँगी। सेक्शन नंबर 75A याद रखना है। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ लेट पेमेंट में, मतलब अगर आपको डिपार्टमेंट को ना क्लेमेंट को ड्रॉबैक पे करना था बट वो पे नहीं किया, वो लेट पेमेंट किया, तो उसको इंटरेस्ट के साथ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट पेमेंट के लिए तो सबसे पहले हमने पढ़ा है कि वो जो एसएससी है ना वो पहले क्लेम करेगा, ऑब्वियसली वो क्लेम करेगा फॉर द पेमेंट। ठीक है, तो अगर वो क्लेम करने को 1 मंथ हो गया है, क्लेम करने के 1 मंथ के अंदर तक उसको 6% पे देना है। मतलब वेर एनी ड्रॉबैक पेबल टू अ क्लेमेंट अंडर सेक्शन, चाहे वो 74 है 75 है, अगर उसको 1 मंथ मतलब वो क्लेम किया है और उसके 1 मंथ के अंदर तक उसको पेमेंट नहीं हुआ है ड्रॉबैक का, तो अब उसको नेक्स्ट जो पे करेगा उसको ड्रॉबैक अमाउंट के साथ 6% इंटरेस्ट में पे करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 6% इंटरेस्ट कहाँ से लेना है। ठीक है, तो 6% इंटरेस्ट लेना है कहाँ से, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 1 मंथ टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज़ हमको हमने 1 लाख का डिमांड, हमने 1 लाख के लिए क्लेम किया और तो क्लेम हमने किया 30 जुलाई को। ठीक है, और अमाउंट हमको रिसीव हुआ 28 अक्टूबर में, तो कितना इंटरेस्ट होगा। तो हमने क्लेम किया 30 जुलाई को, 1 महीना तक हम रुकेंगे। 1 महीना तक अगर हमको पेमेंट नहीं है तो 6% इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 महीना तक हम रुके, 31 अगस्त आ गया, अभी तक हमको पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो अभी हम जो 6% लेंगे वो 31 अगस्त से लेके 28 अक्टूबर तक लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितने डेज़ हो रहे हैं, टोटल हमारे 59 डेज़ हो रहे हैं। 59 डेज़ के हिसाब से 6% का इंटरेस्ट लग जाएगा, तो उतना हमारा अमाउंट आ जाएगा। मतलब 1 लाख इंटू 6% इंटू 59/365 करके करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हमारा जो हमने जब क्लेम किया है उसके 1 महीने तक हमको ड्रॉबैक नहीं मिल रहा है, तो हमको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। एंड इंटरेस्ट हमारा 1 महीने से लेके नॉर्मल डेट है, 1 महीने से लेके जब हमको मिल रहा है उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट लगेगा। अब सेकंड केस है कि हमको रिफ़ंड देना है ड्रॉबैक। मतलब क्या हो रहा है कि हम जो क्लेमेंट है हमको कम ड्रॉबैक मिलना चाहिए था, बट डिपार्टमेंट ने गलती से ज़्यादा दे दिया, मतलब वो एरर से ज़्यादा पे कर दिया है। ठीक है, तो उसमें फिर क्या होगा, अगर वो ज़्यादा वेर एनी ड्रॉबैक हैज़ बीन पेड टू क्लेमेंट ज़्यादा या फिर उसमें रिकवरेबल होगा, तो क्लेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड। तो ऑब्वियसली अब अगर डिपार्टमेंट ज़्यादा पे कर दिया है तो डिपार्टमेंट ही डिमांड करेगा। तो अब वो डेट ऑफ डिमांड एक दिया रहेगा क्वेश्चन में, डिमांड करने के 2 महीने तक अगर हम पे नहीं कर रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम डेट ऑफ डिमांड के 2 महीने के अंदर पे नहीं करें तो हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और कब, कब तक का हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली अब क्योंकि हम इसमें डिपार्टमेंट को दे रहे हैं तो हमसे ज़्यादा ही वसूलेंगे, तो हमको यहाँ पे लगेगा डेट ऑफ जितना हम एरनेस पेड, मतलब जिसे हम एक्स्ट्रा पे किए उससे लेके डेट ऑफ रिकवरी। मैं आपको एक एग्जांपल करा देती हूँ, पूरा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख हमको ज़्यादा डिपार्टमेंट दे गया गलती से, कब दिया, 1 मई को, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1 लाख हमको ज़्यादा कब दिया, 1 मई को।
उसके बाद डिपार्टमेंट डिमांड क्या 15 जून को, और एसएससी जो पे किया है वो 11 अगस्त को किया है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा वो हमको लगेगा 15% पे, कब से 1/5 से लेके 11/8 तक, जो कि 102 डेज़ है। ठीक है, इतना हमको इंटरेस्ट लगेगा। तो वेयर एनी ड्रॉबैक हैज़ बीन पेड टू क्लेमेंट erroneously और इट बिकम अदरवाइज रिकवरेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल्स, द क्लेमेंट शैल विदिन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड pay in addition to the set amount of drawback interest at the rate of 15% annum, and the amount of interest shall be calculated for the period beginning from the date of payment of such drawback till the date of recovery of such drawback। जिस दिन हमने पे किया till the recovery हमको जिस दिन मिला। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं आपको एक कन्फ्यूज़न इसमें जो जनरली लोगों को आता है कि ये 2 months वाला, शायद मैं वर्ड्स में भी इतना ध्यान नहीं थी, मैं अभी पढ़ रही थी तो मैं कभी ध्यान आया कि यहाँ पे ये जो डेट ऑफ डिमांड की 2 months वाला है उसमें इसमें से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 month आपका यहाँ पे इंटरेस्ट का एप्लीकेबिलिटी का रेट नहीं है, मतलब कि अगर वो आपको ज़्यादा पे कर दिया ना डिपार्टमेंट तो आपसे इंटरेस्ट लेगा ही लेगा, बट वो जो इंटरेस्ट लेगा वो विदिन 2 months लेगा। ठीक है, अगर आप 2 months के अंदर इंटरेस्ट नहीं पे के तो वो अलग कंसेक्वेंसेस लगेगा आपके ऊपर, बट आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो विदिन 2 months ऑफ द डेट ऑफ डिमांड पे करना है। इसलिए यहाँ पे जो आपको एग्जांपल में मिला कि ये डेट ऑफ डिमांड आपका, यहाँ पे जो डेट ऑफ डिमांड आपको जो 15 जून में हो रहा है और जो एसएससी पे कर रहा है वो 11 अगस्त में क्या है, तो वेल विदिन द लॉ क्या है, मतलब वो 2 months के अंदर किया तो मतलब ठीक है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कंसिक्वेंसेस नहीं लगेगा, बस उसको इंटरेस्ट पे करना है वो 15% पे करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको साथ कुछ गलत बोली आई गेस, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट कर दे रही हूँ कि जो डेट ऑफ डिमांड है उसको विदिन डेट ऑफ डिमांड के 2 months के अंदर उसको जो 15% पर एनम का इंटरेस्ट पे करना है विद द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक जो उसको ज़्यादा पे हुआ था। और ये जो हमारा ये लगेगा इंटरेस्ट वो डेट ऑफ एरर पे, जिस दिन हमको ये ज़्यादा मिला था, जिस दिन हमको पैसे ज़्यादा मिले थे फ्रॉम द डेट हम जिस दिन रिफंड कर रहे हैं, मतलब जिस दिन डिपार्टमेंट को रिकवरी हो रही है उसका लेना है। एंड सिमिलर बस वर्डिंग चेंज किया हुआ है और ये दोनों एग्जाम्पल पूरा सेम है, बस मैं आपको वर्डिंग से डेट चेंज किया हुआ है। तो यही जो मैं तो एग्जाम्पल आपको ये वाला और ये वाला बताई वही है। ठीक है, तो ये दोनों आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन सेक्शन नंबर 76 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ ड्रॉबैक, तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग हियर बिफोर नो ड्रॉबैक अलाउ होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई भी गुड्स, मतलब अगर आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा कोई भी गुड के लिए अगर जो मार्केट प्राइस ऑफ विच इज़ लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, मतलब आपको अगर आपको ड्रॉबैक मिल रहा है 100 रुपीज़ का और आपका जो मार्केट प्राइस है एक्सपोर्ट का वही 50 रुपीज़ है, तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, आपका मार्केट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, बेसिकली क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि आपको 3-4 डेटा दे देगा और किसी में आपको ड्रॉबैक मिलना होगा सेक्शन नंबर 74 में, किसी में आपको ड्रॉबैक मिलना होगा 75 में और किसी को आपको ड्रॉबैक नहीं भी मिलना होगा 76 में। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको चेक करना है कि जो उसका मार्केट प्राइस है कहीं वो कम नहीं है कि नहीं हमारे अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक से। सपोज हमारा अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक 1 लाख है और आपका जो मार्केट प्राइस है वो 50,000 के आसपास का है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये 76 के हिसाब से आपको ड्रॉबैक मिलेगा कि नहीं। अगर आपको 76 के हिसाब से ड्रॉबैक मिलेगा तो सेकंड आपको ये देखना है कि सेक्शन नंबर 74 में कवर हो रहा है कि सेक्शन नंबर 75 में कवर हो रहा है। अगर 74 में हो रहा है तो आपको अगेन 74(1) या 74(2) देखना है, और अगर 75 में आ रहा है तो आपको अपर लिमिट चेक करना है, मतलब आपका 1/3 वाला वैल्यू और आपका 80% वाला वैल्यू दोनों आपको देखना है। सेकंड हो रहा है वेदर अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड इज लेस देन 50 रुपीज़, अगर आपका जो ड्रॉबैक अमाउंट अगर वो 50 रुपीज़ से भी कम है तो गवर्नमेंट बोलेगा कि क्या देना छोड़ नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको 50 रुपीज़ से अगर कम है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल करते हैं एसएलएन वेयर द एक्सपोर्टर इज एंटाइटल्ड टू ड्यूटी ड्रॉबैक इन फॉरेन केसेस एंड इफ यस कि क्या क्वांटम में मिलेगा। तो हमारा जो एफओपी वैल्यू ऑफ गुड्स है वो 2000 का हमको एक्सपोर्ट करना है 2 लाख में, और जो रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ₹30 पर kg मिलेगा। ठीक है, मार्केट प्राइस हमारा ₹50,000 है होलसेल मार्केट में, तो अभी हमको निकालना है कि ड्रॉबैक मिलेगा कि नहीं, एंड अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो 70 सेक्शन नंबर 76 हमको 2000 kg 2 लाख पड़ रहा है और हमको जो ड्रॉबैक मिलेगा वो ₹30 पर kg, तो 2000 kg के लिए हमारे पास 60,000 का ड्रॉबैक मिलेगा, पर हम जो मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स देखेंगे वो 50,000 का है। तो क्योंकि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो लेस देन है हमारा ड्रॉबैक का अमाउंट, तो यहाँ पे हमको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा इसमें सेक्शन नंबर 76 में। ठीक है, तो
तो यही होता है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे आपको जो ड्रॉबैक का अमाउंट अगर ₹50 निकलता तो अगेन आपको ड्रॉबैक नहीं मिलता। तो मैंने जो समरी आपको बताया, सबसे पहले कोई भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा तो आपको देखना है सेक्शन नंबर 76 एप्लीकेबल होगा क्या। अगर सेक्शन नंबर 76 एप्लीकेबल हो रहा है तो आगे आपको फर्दर कुछ करना नहीं है। अगर आपको सेक्शन नंबर 76 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आपको सेक्शन नंबर 74 देखना है और सेक्शन नंबर 75 किस में आएगा आपको ये देखना है। अगर 74 में आ रहा है तो आपको अभी देखना है कि 74 1 में आएगा कि 74 2 में आएगा। इसका क्या देखना है कि या क्या वो यूज़ किया हुआ है। अगर यूज़ किया हुआ नहीं है तो 74 1 में आएगा, अगर वो यूज़ किया हुआ है तो 74 2 में आएगा। अगेन अगर वो मोटर व्हीकल वाला होगा तो मोटर व्हीकल वाला आएगा, अदर होगा तो अदर वाला रेट आएगा। क्लियर है। और अगर वो वेरियन अपीयरेंस वगैरह होगा तो उसमें कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगेगा। अगर आपको सेक्शन नंबर 75 में आपको क्या क्या देखना है कि जो इम्पोर्ट मतलब आपका जो मार्केट प्राइस है, इसमें आपका जो एक्सपोर्ट का मार्केट प्राइस है उसका एटलीस्ट 1/3 से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका जो ड्रॉबैक अमाउंट है। ठीक है। आपका जो यहाँ पे सपोज़ हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट प्राइस 99 रुपीज़ है। ठीक है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा 33। तो आपका जो ड्रॉबैक अमाउंट है वो 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 33 से ज़्यादा होगा तो आपको अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो यही सब। और उसके बाद आपको इम्पोर्ट ड्यूटी का भी 80% का वाला केस था, वो भी देख लेना है। ठीक है। तो ये था हमारा समरी। अब तो इसी से हम वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन लाऊंगी जो कि जल्दी हो जाएगा। एंड आई विल सजेस्ट अगेन कंसर्न वीडियो को मत छोड़ना। टेस्ट नॉलेज को वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे तो इट्स ऑन यू, मतलब आपकी मर्जी, आप देखें नहीं देखें, बट कंसर्न वाले वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। ओके, सो बाय।